हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी बायोलॉजी का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है पोषण न्यूट्रिशन अध्याय 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे। विटामिन देखिए ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनकी आवश्यकता मानव शरीर में अल्प मात्रा में होती है और सामान्यतः विटामिन ईंधन पदार्थों के संश्लेषण का नियंत्रण करते हैं। विटामिन जो शब्द है इसका प्रयोग 1911 में सर्वप्रथम सी फंक ने किया था। किसने? सी फंक ने। कब? 1911 में। देखिए इनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में किया गया है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन प्राणियों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। ये शरीर के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण और बीमारियों से रक्षा करते हैं। ये सह एंजाइमों के संयोजन में भाग लेते हैं। विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को अपूर्णता रोग कहते हैं। वर्तमान में वैज्ञानिकों के द्वारा 20 प्रकार के विटामिन की खोज की जा चुकी है, जिनमें से 13 मानव शरीर के लिए आवश्यक हैं और विलेयता के आधार पर विटामिन के दो श्रेणियों में या विटामिन के दो प्रकार हैं या दो श्रेणियों में इन्हें विभाजित किया गया है। एक है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिनों को प्रतिदिन भोजन से ग्रहण करना होता है, क्योंकि इसलिए ग्रहण करना होता है प्रतिदिन क्योंकि ये मूत्र के साथ यूरिन के साथ ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित होते रहते हैं, जबकि वसा में जो घुलनशील विटामिन हैं इनको प्रतिदिन भोजन में ग्रहण नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वसीय ऊतकों में संचयन होने के कारण ये मूत्र के साथ उत्सर्जित नहीं होते, मूत्र के साथ ये बहते नहीं है। विटामिन के प्रकार और उनके कमी से होने वाले जो रोग हैं इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले यहां पे जो दो प्रश्न बन रहा है कि जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन से हैं और दूसरा जल में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन से हैं। तो जो वसा में विटामिन घुल जाते हैं वह है विटामिन ए, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन डी ये भी वसा में घुलनशील विटामिन है और विटामिन डी की कमी से रिकेटस। विटामिन ई भी वसा में घुलनशील विटामिन है और इसकी कमी से बांझपन या नपुंसकता नामक रोग हो जाता है। और विटामिन के ये भी वसा में घुलनशील विटामिन है और इसकी कमी से हीमोफीलिया नामक रोग होता है। जल में जो विटामिन घुल जाते हैं यानी जल में घुलनशील विटामिन जो है वो है बी और सी, याद रखिएगा, और विटामिन के भी है। ठीक है। विटामिन सी के कमी से अस्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन के एक कॉम्प्लेक्स रक्त का जमना यानी ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के की कमी से रक्त का नहीं जमना यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है तो आदमी का मृत्यु तक हो जाता है। जैसे एक्सीडेंट या चोट लगने पे लगातार जो ब्लड है वो बहता रहता है, तो विटामिन बी की कमी से रक्त का थका नहीं जम पाता है, तो इससे क्या होता है मनुष्य का या किसी भी जंतु का, जानवर का जो है मृत्यु हो सकता है। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी वन के कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी टू के कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। विटामिन बी थ्री के कमी से पेलाग्रा नामक, विटामिन बी फाइव के कमी से चर्म रोग और अनिद्रा नामक रोग होता है। विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी सेवन, विटामिन बी नाइन और विटामिन बी 12 के कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। इन सभी को बारी बारी से डिस्कस भी करेंगे। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं और यह विटामिन वसा में घुलनशील होता है। इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा एक्सोफाइटॉल है। विटामिन ए दृष्टि वर्णक के संश्लेषण एवं उपकला उत्तक स्तरों की वृद्धि और विकास में सहायक है। मनुष्य में इसकी कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि और भार में कमी, कार्निया तथा त्वचा के कोशिकाओं से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन ए के जो मुख्य स्रोत है यानी विटामिन ए की जो प्राप्ति होती है गाजर से, हरी सब्जियों से, घी, दूध, पनीर, अंडे और मछली आदि से। याद रखिएगा 13 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए इसकी जो यानी जो विटामिन ए है इसकी दैनिक आवश्यकता 60 मिलीग्राम होती है। विटामिन बी समूह यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है यह जल में घुलनशील नाइट्रोजन युक्त विटामिन है। यह विटामिन बी का समूह है और 11 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन बी जो है इसमें 11 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन बी वन इसको थायमीन बोलते हैं, याद रखिएगा। इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन बी वन का? थायमीन। यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए। तो विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है इसके जो रासायनिक नाम है, इनसे होने वाले जो रोग है या इनकी जो मुख्य स्रोत है इसको ध्यान रखिएगा। 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमीन है
और ये जल में घुलनशील है। इसके कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है, यानी वृद्धि का रुक जाना, वजन घट जाना, तंत्रिका विकास मंद हो जाती है। तो बेरी नामक विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। बीज वाले अनाज, मांस, दूध, सोयाबीन, हरी सब्जियां, चावल और विटामिन बी1 जो है आदि, ये विटामिन बी1 के मुख्य स्रोत हैं। तो विटामिन बी1 के जो मुख्य स्रोत हैं कौन कौन से? बीज वाले जो अनाज होते हैं जिनमें बीज होता है, मांस, दूध, सोयाबीन, हरी सब्जियां, चावल, ये सभी विटामिन बी1 के मुख्य क्या है? स्रोत हैं। विटामिन बी2, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, जो जल में घुलनशील है। ये कार्बोहाइड्रेट और अन्य पदार्थों के उपापचय में भाग लेता है और इसके कमी से शरीर में वृद्धि का रुकना, जीभ पर छाले पड़ना, त्वचा का रुखापन, रक्त क्षीणता आदि दुष्प्रभाव पड़ता है। विटामिन बी2 के प्रमुख जो स्रोत है, मांस है, सोयाबीन है, दूध है, हरी सब्जियां, अंडे आदि हैं। विटामिन बी3, इसका रासायनिक नाम नियासिन है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, और ये जल में घुलनशील विटामिन है। इसके कमी से, विटामिन बी3 के कमी से शरीर में पेलाग्रा नामक बीमारी होती है, जिसे 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। 4D सिंड्रोम। इसके अतिरिक्त पाचन क्रिया में कमी, मानसिक विकास के भी समस्याएं आती हैं विटामिन बी3 की कमी से। और विटामिन बी3 के जो प्रमुख स्रोत हैं वो है ईस्ट, मांस, हरी सब्जियां आदि। इसके बाद विटामिन बी5 जो है, इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड, और यह जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी5 के कमी से चर्म रोग हो जाता है, बालों का सफेद होना, जनन क्षमता में जो है कमी आ जाता है, थकान होता है, उल्टी, अनिद्रा आदि, ये सभी विटामिन बी5 के कमी से होने वाले रोग हैं। विटामिन बी5 के जो प्रमुख स्रोत हैं, अंडा है, यकृत है, मांस है, दूध, मूंगफली आदि है। विटामिन देखिए, विटामिन जो बी6 है, जो भी बी कॉम्प्लेक्स है, इसके रासायनिक नाम को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन बी6 जो है, इसका रासायनिक नाम क्या है? याद रखिएगा, पैरिडॉक्सिन है, और यह जल में घुलनशील है। यह अमीनो अम्ल के उपापचय में भाग लेता है और इसके कमी से शारीरिक वृद्धि में अवरोध उत्पन्न होता है, त्वचा से संबंधित रोग हो जाता है और रक्त अल्पता यानी एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन बी7, इसका रासायनिक नाम बायोटीन है और यह जल में घुलनशील होता है। यह मुख्य रूप से ग्लाइकोजन, वसीय अम्लों, अमीनो अम्लों के संश्लेषण में भाग लेने वाले एंजाइमों का सह एंजाइम होता है और इसके कमी से त्वचा, याद रखिएगा, इसके कमी से त्वचा सल्की, मांसपेशियों में दर्द, रक्त क्षीणता आदि होता है। और इसके जो मुख्य स्रोत हैं, मांस, हरी सब्जियां, ईस्ट, अंडा। अच्छा, इस जो ईस्ट है, इसको क्या बोलते हैं? इसका अंग्रेजी जो है आप कमेंट में बताइएगा, बहुत ही सिंपल है। विटामिन बी9, इसका रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड है और यह जल में घुलनशील है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त कणिकाओं का निर्माण करना, डीएनए का संश्लेषण करना, और इसके कमी से क्या होता है? एनीमिया नामक रोग हो जाता है, एनीमिया नामक बीमारी हो जाता है, ठीक है, रक्त क्षीणता। और विटामिन बी9 के जो मुख्य स्रोत हैं, बताइए, विटामिन बी के मुख्य स्रोत क्या क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां, ईस्ट और सोयाबीन। विटामिन बी12, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन और यह जल में घुलनशील विटामिन है और जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो साइनोकोबालामिन्स यानी कोबाल्ट धातु इसमें पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य है रुधिराणुओं का निर्माण करना। विटामिन बी12 का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन है रुधिराणुओं का निर्माण करना और इसके कमी से मानव शरीर में रक्त की कमी से रक्त अल्पता यानी एनीमिया नामक रोग हो जाता है। और इसका मुख्य स्रोत है मांस, मछली, अंडा, दूध आदि। विटामिन जो सी है, इसको बोलते हैं एस्कार्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कार्बिक एसिड, C6H8O6। इसका प्रमुख कार्य लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना और रोग प्रतिरक्षा, हड्डियों के लिए अधात्री का निर्माण करना। इसके कमी से मानव शरीर में अस्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और इस विटामिन के जो मुख्य स्रोत हैं, खट्टे और रसदार फल, ठीक है, खट्टे और रसदार फलों में विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है। विटामिन डी जो है, इसको बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल, और ये वसा में घुलनशील है। इसका कार्य दांतों और हड्डियों का विकास करना है। इसकी कमी से मानव शरीर में रिकेटस यानी बच्चों में रिकेटस और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। त्वचा में उपस्थित
7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल सूर्य के पराबैंगनी किरणों से प्रतिक्रिया करके विटामिन डी का निर्माण करता है। सूर्य का प्रकाश, इसका जो मुख्य स्रोत है विटामिन डी के, सूर्य का प्रकाश है, मक्खन है, आंवला, मछली का तेल आदि है। विटामिन ई, यह वसा में, याद रखिएगा, विटामिन ई जो है यह वसा में घुलनशील विटामिन है और इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। यह विटामिन प्रजनन कोशिकाओं का निर्माण करता है और इस कारण यह प्रजनन विटामिन भी कहलाता है। तो विटामिन ई को प्रजनन विटामिन कहा जाता है। इसकी अनुपस्थिति में मनुष्य में नपुंसकता का प्रभाव आ जाता है। और विटामिन ई का जो प्रमुख स्रोत है सब्जियां हैं, अंकुरित अनाज है, सोयाबीन आदि है, इसमें विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन के, इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। क्या है? फिलोक्विनोन, जो वसा में घुलनशील है। इसका प्रमुख कार्य रक्त स्कंदन करना एवं लीवर यकृत में प्रोथाम्बिन का निर्माण करना है। इसकी कमी से रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन के जो कार्य हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। मैं इस पेज को थोड़ा सा जो है बड़ा कर देता हूं ताकि आप अच्छे से एक साथ चीजों को देख पाए, कवर कर पाए। तो एक तरफ है विटामिन के नाम, दूसरा जो बॉक्स है विटामिन से, विटामिन के जो स्रोत हैं यानी इनके स्रोत क्या क्या है। इसके बाद कारकीय पर प्रभाव और कमी का प्रभाव, यानी विटामिन के कमी और इससे क्या प्रभाव होता है, यानी किस अंग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे विटामिन ए जो है इसको रेटिनॉल बोलते हैं और इसका जो प्रमुख स्रोत है यानी विटामिन ए की जो प्राप्ति होती है किन किन स्रोतों से होती है, तो कैरोटीन युक्त फल, जिगर व आंतरीय सलेस्मा की कोशिकाओं में इनका मुख्य स्रोत यही है। और दृष्ट रंगों का संश्लेषण, एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि और विकास इसका जो प्रभाव है। और इसके कमी से कार्निया तथा त्वचा के कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध हो जाता है, खत्म हो जाता है, विकास मंद पड़ जाता है। विटामिन डी जो है इसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। इसका जो स्रोत है विटामिन डी की प्राप्ति मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, यीस्ट, सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है। और कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचय हड्डियों और दांतों का जो है इससे वृद्धि होता है। विटामिन डी के मतलब कि जो प्रभाव है, अगर विटामिन डी प्राप्त किया जाता है तो शरीर पे या शरीर के किन किन अंगों पर इसका प्रभाव रहेगा अच्छे रूप में। और इसके कमी से सूखा रोग यानी ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं और इसका जो प्रमुख स्रोत है तेल, गेहूं, अंडों की जर्दी यानी जो पीला भाग होता है और सोयाबीन है। इसका जो प्रभाव पड़ेगा कोशिका कला की सुरक्षा, विटामिन ई अगर शरीर में रहेगा तो कोशिका कला की सुरक्षा होगा, जनन क्षमता में वृद्धि हो जाएगा और पेशियों की क्रियाशीलता में बढ़ोतरी होगी, संतुलन बना रहेगा। इसके कमी से, विटामिन ई के कमी से जनन क्षमता में कमी होता है, एपिथेलियम नामक जो है रोग हो जाता है। और विटामिन के जो है इसको फिलोक्विनोन बोलते हैं और इसका मुख्य स्रोत है हरी पत्तियां, अंडा, हरी पत्तीदार सब्जियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन आदि के बैक्टीरिया। और इसका जो कारकी पर जो प्रभाव पड़ता है, जैसे यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण होता है और इसके कमी से चोट पर रक्त का थक्का न बनना यानी ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है। अत्यधिक चोट या एक्सीडेंट होने पर ब्लड का ज्यादा स्राव होता है। B1 जो है इसको थायमिन बोलते हैं और B1 की प्राप्ति अनाज, फलियां, सोयाबीन, ठीक है, अंडा, मांस, इनके मतलब कि मुख्य स्रोत हैं विटामिन B1 के। इस विटामिन B1 का जो रोग है इनके कमी से एक बेरीबेरी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन बी से जो प्रभाव पड़ता है कार्बोहाइड्रेट और वसा उपापचयी क्रियाओं के सह एंजाइम का घटक के रूप में। B2 राइबोफ्लेविन, इसके कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। इसका मुख्य स्रोत है पनीर, अंडा, यीस्ट, हरी पत्तीदार सब्जियां, दूध, यकृत, मांस। और इसका जो प्रभाव पड़ता है उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम FAD और FNM का घटक। B3 इसको बोलते हैं देखिए निकोटिनिक अम्ल और इसके कमी से पिलाग्रा नामक रोग हो जाता है B3 के कमी से। और इसका जो स्रोत है ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, सेव, मेवा, फलियां आदि। सेव नहीं, मेवा याद रखिएगा। और इसका जो प्रभाव होता है उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम NAD और NADP का घटक। B5 जो है इसको पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं। इसके कमी से चर्म रोग हो जाता है, वृद्धि कम होने लगता है, वृद्धि का विकास, जो वृद्धि होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए वो अवरुद्ध हो जाता है, बाल सफेद होने लगते हैं, जनन क्षमता क्षीण होने लगता है।
और इसका जो प्रभाव है कार्यकी पर, यानी जो विटामिन B5 प्राप्त करते हैं उनसे जो बेनिफिट होता है, इससे क्या होता है कि याद रखिएगा कैटाबोलिज्म में महत्वपूर्ण सह एंजाइम ए का घटक होता है B6, इसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं और इसकी प्राप्ति किन स्रोतों से की जाती है? दूध से, यीस्ट से, अनाज, मांस, यकृत से। इसकी कमी से रक्त क्षीणता, चर्म रोग और पेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो जाता है। और इसका जो लाभ है अमीनो अम्ल के उपापचय में सह एंजाइम के रूप में। B7 इसको बायोटीन बोलते हैं, इसकी प्राप्ति किन किन स्रोतों से होती है? तो गेहूं, मांस, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल से। इसके कमी से B7 की कमी से चर्म रोग, बालों का झड़ना, अभिक्रियाओं में सह एंजाइम। और कारकी पर जो प्रभाव पड़ता है वसीय और अमीनो अम्ल सहित कई अन्य पदार्थों का यह संश्लेषण करता है। B9 जो है इसको अम्ल समूह में रखा गया है, फोलिक इसे कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो प्राप्ति है B9 का किन किन चीजों से, यानी किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है? तो हरी पत्तियों से, यकृत से, सोयाबीन से, यीस्ट, गुर्दे, फलियों से। और इसकी कमी से रक्त क्षीणता में वृद्धि हो जाता है, ठीक है। रक्त क्षीणता का जो है रोग हो जाता है, ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाता है, वृद्धि में कमी आने लगती है, यानी ग्रोथ रुक जाता है। B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं और इसकी प्राप्ति किन स्रोतों से होती है? तो मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध, आंत के बैक्टीरिया से। और इसकी कमी से रक्त क्षीणता यानी एनीमिया नामक रोग होता है, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी हो जाती है। और इसका जो प्रभाव पड़ता है रुधिर, अगर बात करें तो वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण। विटामिन C इसको एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं और इनकी जो प्राप्ति होती है नींबू, खट्टे फल, टमाटर, सब्जियां, आलू, अन्य फल से। और इसके कमी से स्कर्वी रोग और दांतों के डेंटिन का निर्माण होता है। अंतराकोशीय सीमेंट, कोलेजन तंतुओं और हड्डियों के मैट्रिक्स, इसके कार्यकी का जो प्रभाव है इन पर जो है प्रभाव पड़ता है। इसके बाद मिनरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, खनिज के बारे में। मानव शरीर में कम से कम 29 प्रकार के खनिज तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। यह अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पर्यावरण में स्वतंत्र और यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। मानव शरीर में खनिज उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो खनिज के कार्य क्या है, खनिज के कार्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा ये भोजन के लिए अकार्बनिक अवयव हैं जो हड्डियां, दांत और रक्त के जमने में सहभागी होते हैं। खनिज आयनों के द्वारा रासायनिक प्रतिक्रियाओं में अणुओं को बंधनों के माध्यम से जोड़ने का कार्य करते हैं। खनिज तत्व दिल की धड़कन और पेशीय संकुचन के लिए आवश्यक होते हैं और ये कोशिका कला की पारगम्यता को प्रभावित करते हैं। कुछ खनिज लवण शरीर के अंतः तरल वातावरण में उपयुक्त परासरणीय सांद्रता, पीएच स्तर और रुधिर दाब आदि का नियमन करते हैं। मानव शरीर के लिए आवश्यक जो खनिज है, पहला है सोडियम। सोडियम सामान्यतः कोशिका द्रव में धनायन के रूप में उपस्थित होता है। इसका प्रमुख कार्य पेशियों का संकुचन, विद्युत अपघट्य संतुलन, अम्ल क्षार संतुलन, रक्त दाब नियंत्रण और तंत्रिका तंत्र में आवेगों का संचरण आदि में सहायता करना है। इसका प्रमुख स्रोत है नमक, दूध, अंडा, समुद्री मछली आदि। नेक्स्ट है पोटेशियम। सोडियम के समान पोटेशियम भी कोशिका द्रव में धनायन के रूप में जो है उपस्थित होता है और पोटेशियम कोशिकाओं में होने वाली अंत अभिक्रियाओं में भाग लेता है, सहायक होता है। और इसका अतिरिक्त शरीर में जल संतुलन, तंत्रिका आवेगों के संचरण का भी ये कार्य करता है। यह सब्जी, केले, सेव आदि में पाया जाता है। इसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम विटामिन डी के उपस्थिति में शरीर के द्वारा जो है अवशोषित किया जाता है, जो दांतों और हड्डियों के विकास के लिए ये आवश्यक है। कैल्शियम यह शरीर के कुल भार का लगभग 2% होता है। कैल्शियम रक्त अस्कंदन और पेशीय संकुचन में सहायक होता है और इसके कमी से शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस यह दूध, मांस, हरी सब्जियां आदि में पाया जाता है कैल्शियम। और मनुष्य के लिए प्रतिदिन 1.2 ग्राम कैल्शियम की जो है आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है फास्फोरस। फास्फोरस मानव शरीर में दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है। यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय प्रक्रिया में तथा शरीर में अम्ल और क्षार के संरचनात्मक संतुलन में सहायक होता है। कोशिका के ऊर्जा वाहक अणुओं एवं हाइड्रोजन ग्राही अणुओं में फास्फोरस आवश्यक तत्व है और इसके प्रमुख स्रोत चावल, मूंगफली, सोयाबीन और पनीर आदि हैं। लोहा लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के
परिपक्वता के लिए आवश्यक है और इसके द्वारा ही मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। इसके कमी से रक्त क्षीणता यानी एनीमिया नामक रोग हो जाता है। रक्त की तीव्र कमी से दृश्यता कम हो जाना, चक्कर आना, भूख न लगना और आदि जो लक्षण होते हैं वो प्रकट होते हैं। बालकों और महिलाओं में अधिकांशतः लौह तत्वों की जो है कमी होती है, आयरन की कमी होती है, जिससे शरीर में थकावट का अनुभव होता है। इसके बाद है आयोडीन। यह खनिज मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि से स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है और थायराइड की अल्प क्रियाशीलता से थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है और घेंघा नामक रोग हो जाता है आयोडीन के कमी से। और इस रोग में वृद्धि होने से तंत्रिका तंत्र पर जो है अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसके प्रमुख स्रोत हैं आयोडीन के दूध, अंडे, मांस, समुद्री भोजन आदि। इसके बाद है फाइबर्स यानी रेसे। ये जो रेसे हैं मानव भोजन का एक प्रमुख भोज्य पदार्थ है। रेसे जो पाचन क्रियाओं में सहायता करते हैं। इसके द्वारा अगर बात करें जो रेसे हैं फाइबर्स, इसके द्वारा किसी प्रकार की ऊर्जा प्रदान करने वाले आहार की प्राप्ति नहीं होती है। यह आहार नाल की शुद्धता में योगदान देते हैं। इनमें जल को अवशोषित करने की विशेष क्षमता होती है, जिसके फलस्वरूप मल में जल की पर्याप्त मात्रा जो बनी रहती है और कब्ज की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होने वाले रेशा बायोपॉलीमर और पॉलीसेकेराइड हैं। संगठन के आधार पर रेशे को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है जल में घुलनशील रेशे। जल में जो घुलनशील रेशे हैं वो है पेक्टिन, गम और म्यूसिलेज। दूसरा है जल में अघुलनशील रेशे यानी सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और लिग्निन आदि। ये सभी जल में नहीं घुलते हैं। इसके बाद दीर्घमात्रिक जो खनिज हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। दीर्घमात्रिक यानी मैक्रो मिनरल्स, जैसे कैल्शियम जो है, कैल्शियम जो दैनिक आवश्यकता है, कैल्शियम की रोजाना जो है 500 मिलीग्राम आवश्यक होता है और इसका जो स्रोत है कैल्शियम का दूध, पनीर, हरी सब्जियां, फलियां और अनाज है। और कैल्शियम का जो महत्व है कि दांत और हड्डियों की रचना, ब्लड क्लोटिंग और तंत्रिकाओं और पेशियों के कार्य में ये मदद करते हैं। और शरीर में इनके जो कमी से रोग होता है, दांत और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं कैल्शियम की कमी से और शरीर की वृद्धि जो है प्रभावित होता है, शरीर में ग्रोथ नहीं होता है। फास्फोरस रोजाना 500 मिलीग्राम जो है उपभोग करना चाहिए फास्फोरस का, ठीक है। और इसका जो स्रोत है दूध है, मांस, अनाज। फास्फोरस कहां से मिलते हैं? दूध से, मांस से और अनाज से। फास्फोरस का जो महत्व है दांतों और हड्डियों की रचना करता है, अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखता है, एटीपी, डीएनए, आरएनए आदि का यह घटक है। इसके कमी से दांत और हड्डियां कमजोर हो जाते हैं, शरीर की वृद्धि और कार्यकी प्रभावित होता है। गंधक, इसकी रोजाना जो प्रयोग है 5 मिलीग्राम करना चाहिए। इसका स्रोत जो है अंडा है, मांस है, पनीर है, मछली, सेम आदि। इसकी कमी से प्रोटीन जो गंधक है, प्रोटीन्स की कमी और प्रोटीन उपापचय में अनियमितता उत्पन्न हो जाता है। इसका प्रभाव क्या, महत्व क्या है? तो गंधक का जो महत्व है कई अमीनो अम्ल और कुछ हार्मोन्स और विटामिनों का ये घटक होता है। इसके बाद है पोटेशियम। रोजाना उपयोग कितना ग्राम करना चाहिए? तो 2 मिलीग्राम, ठीक है। और इसका जो मुख्य स्रोत है मांस है, दूध है, अनाज, फल, सब्जियां। देखिए इसका जो मतलब कि महत्व है, अम्ल क्षार को संतुलित करता है, जल संतुलन बनाए रखता है, तंत्रिकाओं की कार्यकी पर जो है अच्छा प्रभाव डालता है। इसके कमी से, पोटेशियम की कमी से निम्न रुधिर चाप, पेशियों की दुर्बलता यानी पेशियां कमजोर हो जाती हैं और पैरालाइसिस का जोखिम बढ़ जाता है। क्लोरीन रोजाना 3.5 मिलीग्राम उपभोग करना चाहिए और खाने वाले नमक से इसकी प्राप्ति होती है। जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखता है और भूख की कमी, पेशियों में ऐंठन, इसके कमी से होता है। सोडियम, इसकी रोजाना 2 ग्राम जो है उपभोग करना चाहिए। खाने वाले नमक से इसकी प्राप्ति होती है। इसकी कमी से निम्न रुधिर चाप, ठीक है, लो ब्लड प्रेशर, भूख में कमी और पेशियों में ऐंठन जो है उत्पन्न हो जाता है, पेशियों में दर्द होने लगता है। इसका महत्व है अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखना, जल संतुलन को बनाए रखना, तंत्रिकाओं की कार्यकी पर यह अच्छा प्रभाव डालता है। मैग्नीशियम का रोजाना उपभोग 3.5 ग्राम करना चाहिए और इसकी प्राप्ति कहां से होती है? तो हरी सब्जियों से। इसका जो प्रभाव है ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का ये को फैक्टर होता है और इसके कमी से उपापचयी क्रियाओं की अनियमितताओं से विविध तंत्रों यानी मुख्यतः तंत्रिका तंत्र की कार्यकी पर जो है प्रभाव पड़ता है।
भोजन में रेशों का जो महत्व है इसके बारे में अगर बात करें तो भोजन में रेशों की अधिकता से पाचन क्रिया की जो गतिशीलता होता है इस पर प्रभाव पड़ता है, बढ़ जाता है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम हो जाती है। इसके बाद है वाटर, जल। जल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जल जीवन की उत्पत्ति और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। मानव शरीर के कुल भार का 65% भाग जल होता है जो सभी ऊतकों और कोशिकाओं में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। फंक्शन ऑफ वाटर, जल के कार्य क्या है? तो जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में सहायता करता है। लार, पाचक रस, रक्त, मल मूत्र आदि को तरलता प्रदान करने के साथ साथ शरीर के तापमान नियंत्रण में भी जल जो है सहायक होता है, याद रखिएगा। इसके बाद एक सामान्य अवस्था व्यक्ति को प्रतिदिन 5 से 6 गिलास जो है जल की मूलभूत आवश्यकता होती है, यानी 5 से 6 गिलास रोजाना जो है जल पीना चाहिए। 6 माह के शिशुओं को जल की आवश्यकता नहीं होती है, इन्हें जल नहीं पिलाया जाता है क्योंकि उनके शरीर में होने वाली जल की कमी माँ के दूध से पूर्ण हो जाती है और वयस्कों की अपेक्षा शिशुओं के वृक्क अपरिपक्व होते हैं, ठीक है, ये मतलब इमैच्योर होते हैं, जिससे ये जल में घुलनशील तत्वों का उत्सर्जन नहीं करते। महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसे गर्भवती महिलाओं के प्रारंभ के 3 माह में फोलिक एसिड की अधिकता वाले यानी हरी सब्जियां और आंवला भोज्य पदार्थ के सेवन करने का परामर्श दिया जाता है, यानी हरी सब्जियां और आंवला का उपभोग करना चाहिए गर्भवती महिलाओं को, ठीक है। जिसमें इससे क्या होगा कि उसमें उपस्थित फोलिएट डीएनए के संश्लेषण में सहायक होता है। दंत मंजन में उपस्थित क्लोराइड दांतों को जो है शक्तिशाली बनाता है और जीवाणुओं से उनकी रक्षा में सहायता करता है। खनिजों को सदैव यौगिकों के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यौगिक के रूप में प्रयोग करने पर यह शरीर को हानि नहीं पहुंचाते हैं। इसके बाद लघु मात्रिक खनिज यानी माइक्रो मिनरल्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कम मात्रा में उपयोग करने वाले जो खनिज हैं जैसे जिंक है, इसको रोजाना 15 मिलीग्राम मतलब कि उपयोग करना चाहिए, उपभोग करना चाहिए। और जिंक का जो स्रोत है अनाज है, दूध, अंडा, मांस, समुद्री भोजन, इन सभी से जिंक की प्राप्ति होती है। इसकी कमी से कुंठित वृद्धि यानी वृद्धि रुक जाता है, रुधिर क्षीणता, खुरदरी त्वचा, दुर्बल सुरक्षा तंत्र और जनन क्षमता का जो है क्षय होने लगता है। इसका महत्व क्या है? तो जल अवघटन या पाचन एंजाइमों सहित अनेक एंजाइमों का ये सघटक होता है, ठीक है। इसके बाद लौह, जो आयरन है, इसका दैनिक उपयोग 20 मिलीग्राम है। स्रोत क्या है? तो मांस, अंडे, फलियां, अनाज, हरी सब्जियां हैं। आयरन के कमी से हीमोग्लोबिन के कमी में रुधिर क्षीणता, दुर्बलता, शरीर का सुरक्षा तंत्र दुर्बल हो जाता है। महत्व क्या है? लौह का जो महत्व है, हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम एंजाइमों का ये घटक है। तो हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम और एंजाइमों का ये घटक है। फ्लोरीन, इसका दैनिक उपयोग है 2.5 मिलीग्राम और इसका जो स्रोत है पीने वाला जल, चाय, समुद्री भोजन। इसका महत्व है हड्डियां और जो दांत होते हैं इनका ये रख रखाव करता है फ्लोरीन, ठीक है। और इसके कमी से दांतों की कमजोरी, फ्लोरीन आधिक्य से जो है क्लोरोसिस नामक रोग और इससे दांतों में पीलापन आ जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद है आयोडीन, इसका दैनिक उपयोग जो है 150 मिलीग्राम है और इसकी जो प्राप्ति है दूध है, समुद्री भोजन है, आयोडीन युक्त नमक, ठीक है। और इसके कमी से घेंघा एवं जड़ मानवता नामक रोग हो जाता है। और इसका जो महत्व है, थायरॉक्सिन हार्मोन का यह महत्वपूर्ण घटक होता है। इसके बाद है तांबा। तांबा का उपयोग 2.0 मिलीग्राम प्रतिदिन करना चाहिए। इसकी प्राप्ति मेवा, ठीक है, मांस, फलियां, हरी सब्जियां, समुद्री भोजन, अंडे, मछली, ठीक है, इनका मुख्य स्रोत क्या है तांबा का? तो मेवा है, मांस है, फलियां है, हरी सब्जियां, समुद्री भोजन, अंडे, मछली से तांबा को प्राप्त किया जाता है। और इसका महत्व है साइटोक्रोम और ऑक्सीडेज एंजाइम का ये घटक सघटक होता है। लौह उपापचय तथा संयोजी ऊतकों और रुधिर वाहिनियों के विकास के लिए आवश्यक होता है। तांबा की कमी से रुधिर क्षीणता, संयोजी ऊतकों और रुधिर वाहिनियों की दुर्बलता होती है। मैग्नीज, दैनिक उपयोग है 3.5 मिलीग्राम और इसकी प्राप्ति किन स्रोतों से होती है? तो मेवे, अनाज, हरी सब्जियां, चाय, फल आदि से। और इसका महत्व है यूरिया संश्लेषण, फास्फेट समूह के स्थानांतरण से संबंधित अभिक्रियाओं के कुछ एंजाइमों का यह सघटक होता है और इसके कमी से उपास्थि, अस्थि और संयोजी ऊतकों के वृद्धि में अनियमितता उत्पन्न होता है। कोबाल्ट,
इसकी प्राप्ति दूध, पनीर, मांस से होती है। विटामिन B12 का यह महत्वपूर्ण घटक है और इसके कमी से रक्त में यानी ब्लड में कमी हो जाता है। कोबाल्ट की कमी से रक्त क्षीणता नामक रोग होता है। इसके बाद है सेलेनियम। इसका दैनिक उपयोग 70 मिलीग्राम है। इसका जो मुख्य स्रोत है यानी इसकी प्राप्ति स्रोत है मांस, अनाज, अंडे, समुद्री भोजन। और इसका जो प्रभाव है, महत्व है, कई एंजाइमों का ये घटक होता है और विटामिन ई का ये सहायक है। और इसके कमी से विटामिन मतलब कि जो सेलेनियम है, सेलेनियम जो ये मिनरल्स है, इसकी कमी से हृदय पेशी क्षय रोग होता है। इसके बाद है क्रोमियम। इसका दैनिक उपयोग 120 मिलीग्राम होना चाहिए। इसकी प्राप्ति इस समुद्री भोजन, मांस, सब्जियों से की जाती है। इसका महत्व है ग्लूकोज तथा उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका। और इसके कमी से ग्लूकोज, उपापचय और ऊर्जा उत्पादन की गड़बड़ियां। इसके बाद है मोल्बिडेनम। 150 मिलीग्राम दैनिक उपयोग है। इसकी प्राप्ति अनाज, फलियां, कुछ सब्जियां हैं। और इसका महत्व है कुछ एंजाइमों का ये अवघटक होता है। और इसके कमी से, मोल्बिडेनम के कमी से नाइट्रोजनी पदार्थों के उत्सर्जन में अनियमितता जो है उत्पन्न हो जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद है बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। ऐसा भोजन जो मानव शरीर के वृद्धि और स्वास्थ्य रखने के लिए जो है आवश्यक होता है, संतुलित आहार कहा जाता है। और एक वयस्क व्यक्ति को भोजन में प्रतिदिन 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा की जो है आवश्यकता होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, आहार में खनिज पदार्थों की जो दैनिक आवश्यकता है मिलीग्राम में दिया गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे सामान्य पुरुष के लिए जो आयरन की आवश्यकता होती है 24 मिलीग्राम और कैल्शियम की आवश्यकता 450 मिलीग्राम। समान महिला के लिए आयरन की आवश्यकता 32 मिलीग्राम होता है और कैल्शियम 450 मिलीग्राम। गर्भवती महिलाओं को आयरन 40 मिलीग्राम और कैल्शियम 1000 मिलीग्राम की जो है जरूरत होती है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, कार्य अनुसार ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है, बैठकर काम करने वाले स्त्री के लिए 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है और पुरुष के लिए 2500 कैलोरी। साधारण काम करने वाले स्त्री को जो है 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है और पुरुष को 3000। और कठिन परिश्रम करने वाले पुरुष को जो है 3600 कैलोरी की जरूरत होती है और महिला को कितना, 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। एक सामान्य मनुष्य जो दिन में 4 से 6 घंटे परिश्रम करता है, हार्डवर्क करता है, उसके भोजन में लगभग प्रतिदिन 90 ग्राम प्रोटीन, 60 से 70 ग्राम वसा और 400 से 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 30 ग्राम खनिज लवणों से युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा जो है अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। शीत ऋतु में ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक भोजन की जो है आवश्यकता होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संतुलित आहार तालिका। अनाज स्त्री के लिए 350 ग्राम प्रतिदिन, पुरुष के लिए 450 से 475 ग्राम प्रतिदिन। दाल स्त्री को 70 ग्राम उपभोग करना चाहिए, पुरुष को 80 ग्राम। पत्तेदार सब्जियां स्त्री को 150 ग्राम और पुरुष को 100 ग्राम उपभोग करना चाहिए। दूसरी सब्जियां 75 ग्राम पुरुष को भी और 75 ग्राम महिला को भी उपभोग करना चाहिए। जड़ वाली जो सब्जियां हैं, रोजाना स्त्री को 75 ग्राम और रोजाना पुरुष को 75 ग्राम। फल दोनों को रोजाना जो है यानी स्त्री पुरुष दोनों को 30 ग्राम जो है उपभोग करना चाहिए। दूध दोनों को जो है 250 ग्राम। वसा स्त्री और पुरुष दोनों को रोजाना 35 ग्राम उपभोग करना चाहिए। शक्कर या गुड़ दोनों यानी स्त्री और पुरुष दोनों को 30 ग्राम जो है उपभोग करना चाहिए। असंतुलित आहार क्या है? अनबैलेंस जो डाइट है, जब आहार में पोषक पदार्थों की मात्रा में संतुलन न हो तब ऐसे आहार को असंतुलित आहार कहा जाता है। ऐसे में विशिष्ट पोषकों की कमी के कारण कई विकार हो जाते हैं, कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो होगा टॉपिक क्या होगा, कुपोषण, और इसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।